जय हिंद बच्चों। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसके कारण आज क्लास लेट से स्टार्ट हुई है। चलिए बिना समय गवाए कॉपी कलम निकाल लीजिए और पहली हेडिंग डालिए आप लोग, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों है खबर में देख लेते हैं। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया है। ठीक है, उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा। और दूसरी चीज, 27 जनवरी को उत्तराखंड समान नागरिक दिवस मनाएगा। ठीक है, समान नागरिकता दिवस मनाएगा उत्तराखंड 27 जनवरी को। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उत्तराखंड 27 जनवरी को क्या मनाएगा? समान नागरिकता दिवस। और उत्तराखंड पहला स्टेट हो चुका है जो यूसीसी लागू करने जा रहा है। क्लियर? उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। गोवा में यूसीसी लागू है, आज़ादी के पहले से ही लागू है, लेकिन उनको पुर्तगालियों ने लागू किया था। क्लियर? लेकिन आज़ादी के बाद जो पहला स्टेट बन चुका है जिसने यूसीसी लागू किया है वो कौन है? उत्तराखंड है। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूसीसी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44। ठीक है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्लियर? भाग 4, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर आर्टिकल 44 में हमारा यूसीसी दिया हुआ है। ठीक है, और यूसीसी हो जाता है जितने भी आपके सिविल कानून हैं, ठीक है, सिविल लॉज है, वो सभी के लिए बराबर होंगे। चाहे आप किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, सभी के लिए सिविल कोड, ठीक है, सिविल लॉज इक्वल होंगे। तो उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन चुका है। किस आर्टिकल में है? 44 में है, डीपीएसपी के अंदर। और गोवा आज़ादी से पहले लागू कर चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, पद्म पुरस्कार 2025। पद्म पुरस्कार 2025 देखते हैं किन किन लोगों को मिला है। ठीक है, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को 2025 के लिए 139 टोटल 139 कितने पदक की घोषणा की है? तो टोटल 139 पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें से आपको 3 भाग में मिलते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग श्रेणी होती है पद्म पुरस्कारों की, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो क्या 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 होते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। ठीक है, इस तीनों में सबसे ऊपर पद्म विभूषण ही होता है। तो कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, जिसके नाम आपको यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्रुव नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन के फील्ड से आते हैं। ठीक है, जस्टिस श्री जगदीश सिंह, उसके बाद कामुदनी रजनीकांत लखिया आर्ट से है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट से है, वासुदेवन नायर लिटरेचर से है। क्लियर? ओशामू सुजुकी ट्रेड एंड इंडस्ट्री से है। याद रखिएगा इनका नाम जापान से बिलोंग करते हैं। एक फॉरेनर भी है जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, और वो कौन है? ओशामू सुजुकी, इनका नाम याद रखिएगा। और हमारे बिहार से शारदा सिन्हा जी को भी दिया गया है। तो ये 2 नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सुजुकी जी जापान से है, और दूसरे शारदा सिन्हा जी जो हमारे बिहार से बिलोंग करती है। क्लियर? उसके बाद जो पद्म भूषण दिया गया है वो 19 हस्तियों को दिया गया है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? और इसमें हमारे बिहार से सुशील मोदी जी का भी नाम आता है। ठीक है, सुशील मोदी जी को भी मरणोपरांत क्या किया गया है? पद्म भूषण दिया गया है। क्लियर? और 113 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, 113 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। क्लियर? तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और आपको 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, और पद्मश्री 113 लोगों को, टोटल 139। ठीक है, कितने पुरस्कार है टोटल? 139। शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण मिला है, सुशील मोदी जी को पद्म भूषण मिला है। क्लियर? सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी? आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को वेटलैंड सिटी के रूप में दी मान्यता। 2 शहरों को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, भारत से पहली बार ये 2 शहर सेलेक्ट हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो इंदौर है, और दूसरा राजस्थान का उदयपुर है, और एमपी का इंदौर है। क्लियर?
इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले 2 शहर के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, भारत से पहली बार वेटलैंड सिटी के रूप में ये 2 शहर नामित हुए हैं। ठीक है, कॉप 12 2015 में वेटलैंड सिटी मान्यता प्रणाली को मंजूरी दी गई थी। कॉप 12 2015 में इस चीज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यह उन शहरों को मान्यता देती है जिन्होंने अपने शहरी वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। जो अपने शहर में जिनके वेटलैंड्स है, ठीक है, वो उनकी सुरक्षा के लिए मतलब जो स्टेप्स उठा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट में इंदौर को और उदयपुर को शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया से टोटल 31 वेटलैंड्स शामिल हुए हैं इस लिस्ट में, जिसमें भारत के भी 2 है, एक इंदौर और दूसरा उदयपुर। क्लियर? तो यूनेस्को वेटलैंड सिटी के रूप में कौन से 2 शहर आ गए? तो एक इंदौर आ गया और दूसरा उदयपुर आ गया। अगला हेडिंग डालिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला हेडिंग डालिए ऑस्ट्रेलियन ओपन। किस चीज से संबंधित है? तो टेनिस से। ठीक है, किससे संबंधित है? टेनिस से। किससे संबंधित है? टेनिस से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। मेल का विनर देखे तो मेल में, ठीक है, मेल के विनर हो गए ये, और ये फीमेल की विनर हो गई। ठीक है, ये महिला विजेता है और ये पुरुष विजेता है। पुरुष विजेता कौन है? तो पुरुष विजेता है यानिक सिनर। नाम नोट डाउन कीजिए। पुरुष विजेता कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के? यानिक सिनर। और महिला विजेता कौन है? महिला विजेता है मैडिसन कीज। महिला विजेता कौन है? मैडिसन कीज। यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस खेल से जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, यूएस ओपन हो, विंबलडन हो और फ्रेंच हो, 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, यूएस और फ्रेंच। इसमें से किसी न किसी एक से प्रश्न तो हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो एक मेल में कौन है? तो मेल में यानिक सिनर का नाम लिखिएगा। इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने शिकस्त किसको दी है? इन्होंने शिकस्त दी है आपको अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। ठीक है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को इन्होंने शिकस्त दिया है। और इधर महिला में आपकी मेडिसन कीज जीती है। ठीक है, आर्यन सेबलांका को हरा के, आर्यन सेबलांका को हरा के कौन जीती है? कीज। ठीक है, कीज ने किसको हराया? कीज ने सेबलांका को हराया। और सिनर ने किसको हराया? तो सिनर ने आपको हराया है ज्वेरेव को। सिनर ने किसको हराया है? तो जेरोव को। आप विजेता का नाम और उपविजेता दोनों का ही नाम रखिएगा याद। ठीक है, दोनों के नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता नीति आयोग है। कौन है? नीति आयोग है। लिख लीजिएगा, जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग ने प्रथम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। पहली बार ये जारी किया गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का शीर्षक वाली रिपोर्ट में 22-23 के लिए राज्यों की रैंकिंग की गई है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन है। ठीक है, तो आपके टॉप 5 में कौन है? तो ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है और गुजरात है। तो टॉप 3 तो याद रखिएगा ही रखिएगा। टॉप पे ओडिशा है, सेकेंड पे छत्तीसगढ़ है, थर्ड पे गोवा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और बॉटम का नाम याद रखिएगा, हरियाणा। बॉटम पे कौन है? तो हरियाणा है। क्लियर है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे कौन है? ओडिशा है, और बॉटम पे कौन है? हरियाणा है, सेकंड पे छत्तीसगढ़ एंड थर्ड पे गोवा है। क्लियर? पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई है। आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर मुकेश अंबानी की अध्यक्षता में रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर जामनगर में। कहां? जामनगर गुजरात। ठीक है, गुजरात, जामनगर गुजरात में आपका सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनने जा रहा है। तो पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल बुनियादी ढांचे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षमताओं को मजबूत करना। ठीक है, यह डाटा सेंटर 1 गीगावाट की क्षमता वाला होगा, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगा। और इन्होंने साझेदारी किससे की है? तो इन्होंने एनवीडिया से, एनवीआईडीआईए, एनवीडिया से इन्होंने साझेदारी की है। ठीक है,
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि सबसे बड़ा दुनिया का डाटा सेंटर कहाँ बनने जा रहा है, तो जामनगर गुजरात में बनने जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, अगली हेडिंग डालिएगा ऑपरेशन सर्द हवा। कौन करता है? बीएसएफ की एक्सरसाइज है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा आयोजित की जाती है। किसके द्वारा आयोजित की जाती है? बीएसएफ, बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, ऑपरेशन सर्द हवा। उद्देश्य क्या है? सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण होने वाली दृश्यता में कमी का लाभ उठाकर घुसपैठ प्रयासों को विफल करना। ठीक है, ठंड में कोहरे होते हैं, धुंध रहती है, दिखाई विजिबिलिटी कम होती है, और उसमें क्या होते हैं, जो घुसपैठिए होते हैं उनको घुसपैठ करने में आसानी होती है। इसी चीज को खत्म करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। यह ऑपरेशन 29 जनवरी तक जारी रहेगा और इस दौरान सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बॉर्डर को सिक्योर कैसे किया जाए, बॉर्डर पे सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए, घुसपैठियों को कैसे रोका जाए, इसके लिए ये लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं? ऑपरेशन सर्द हवा। किसके द्वारा की जाती है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल ने किसी भी संभावित घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए अपनी चौकसी बढ़ा दी है। ठीक है, तो ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो बीएसएफ के द्वारा आयोजित की जाती है। क्लियर? आ जाइए अपने एडिटोरियल सेक्शन पे। आज क्या है? रिपब्लिक डे परेड टैप्स इनटू हेरिटेज डाइवर्सिटी मिलिट्री नाइट। ठीक है, मिलिट्री नाइट। तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो इस बार क्या क्या खास बातें रही, क्या क्या चीजें हुई, हमें उसे एक नजर में देख लेना है। क्लियर? भारत ने संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो चुके हैं और अपना गणतंत्र दिवस मनाया, जिसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। कल भी मैंने आपको बताया था, इसका थीम कल की करंट अफेयर क्लास में मैंने आपको इसका थीम बताया था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो विशेष अतिथि थे। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन का उपयोग करके 21 तोपों की सलामी दी गई। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार के नेतृत्व में परेड में भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, अन्य रेजिमेंट की भागीदारी रही। पहली बार तीनों सेनाओं की झांकी, जिसमें एकजुटता और एकीकरण की भावना को दर्शाया गया। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई? पहली बात तो राष्ट्रपति जी ने झंडोत्तोलन किया। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद आपके जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी थे। ठीक है, उसके बाद जो जनरल हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, इन्होंने परेड का नेतृत्व किया। तीनों सेनाओं की झांकी पहली बार निकाली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। सांस्कृतिक और संगीत में प्रदर्शन देखें तो 300 कलाकारों ने संगीत वाद्य यंत्रों के साथ सारे जहां से अच्छा का प्रदर्शन किया। इंडोनेशियाई सेना ने एक संगीत बैंड के साथ भाग लिया। सिर्फ इंडोनेशिया के चीफ गेस्ट ही नहीं आए थे, बल्कि इंडोनेशिया की सेना ने भी एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया था। मील के पत्थर पर ध्यान केंद्रित करें तो बिरसा मुंडा के 150 साल हो चुके हैं। आदिवासी कार्यकर्ता बिरसा मुंडा को सम्मानित करने वाली झांकी भी निकाली गई। बिरसा मुंडा के कितने साल हो चुके हैं? तो 150 साल हो चुके हैं बिरसा मुंडा के। तो उनके ही स्मरण में, उनके याद में उनसे संबंधित झांकी निकाली गई। भारतीय संविधान के 75 साल हो चुके हैं। भारतीय संविधान के जनक BR अम्बेडकर पर प्रकाश डाला गया और 75 साल पूरे होने पर आधिकारिक लोगों के साथ विशेष गुब्बारे छोड़े गए। 10,000 विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया तथा 77,000 से अधिक पास जारी किए गए। मतलब अच्छे खासे लोग आए थे। ठीक है, प्रलय मिसाइल टू बी डिस्प्लेड एट आर रिपब्लिक डे परेड, ALH थ्रू टू मिस फ्लाई पास्ट। ठीक है, प्रलय मिसाइल जो है पहली बार, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रलय मिसाइल है। पहली बार रिपब्लिक डे के परेड पे इसको पब्लिश किया गया, लॉन्च किया गया है, दिखाया गया है। तो ये आज की खबर थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। 2-3 दिन में पता चल जाएगा कौन सी झांकी टॉप की है, किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, कौन सा मंत्रालय टॉप किया है, किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है।
बाकी कौन इसके चीफ गेस्ट थे, कितने लोग आए थे, कहाँ कहाँ से लोग आए थे, क्या इसकी थीम थी, ठीक है, क्या खास बातें थी, किसने झंडोत्तोलन किया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, जितने भी ईटीसी मैंने हो सकते थे रिपब्लिक डे से रिलेटेड, कल और आज मिला के मैंने लगभग लगभग सारी बातें आप लोगों को बता दी है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो छूटने के कोई चांसेस नहीं है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई, ठीक है, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, हमारा 76वां गणतंत्र दिवस था ये। उसके बाद मैंने क्या बताया, इंडोनेशिया की सेना ने भी भाग लिया है इस बार की परेड में, साथ में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तो चीफ गेस्ट थे ही। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ।